ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम प्रिपेयर करते हैं, तब हमेशा हमें प्रॉब्लम्स आती है। तब हमेशा हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत बोर हो रहा है, मोनोटोनस लाइफ हो रही है, ये सब हमें लगता है। मगर ये सफरिंग जो है, यही आपको चैंपियन बनाती है, क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे, आप अगर डेडिकेटेड रहोगे, आप अगर कंटिन्यूअसली वो काम करते रहोगे, तो वो चीज़ आपको चैंपियन ज़रूर बनाएगी। ऐसे बोलते हैं कि जो भी आपको प्रिपेयर करना है, तो जो प्रोसेस है उसमें आप बोर हो जाओ। मतलब जो पढ़ाई की प्रोसेस, उसमें आप इतने बोर हो जाओ, इतने बोर हो जाओ कि यार उठे सूठे आपको ऐसा लगे कि ये तो आंसर मैंने कितनी बार पढ़ा हुआ है, ये तो चीज़ मैंने कितनी बार पढ़ी हुई है। तब आपको सक्सेस जो है वो 101% मिलेगी। तो अगर आप फोकस कर रहे हो रैंक नंबर 1 के लिए, रैंक नंबर 10 के लिए, रैंक नंबर 50 के लिए, तो फिर आपको उस तरीके की ट्रेनिंग, उस तरीके की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको कौन सी कंट्री है, कंट्री बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आज हम 21 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। योगा डे 21 जून का जो एनालिसिस है, जो एडिटोरियल्स है, उस पर हम फोकस करेंगे। अब 21 जून है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो एडिटोरियल्स है वो योगा से रिलेटेड होंगे। और जी हाँ, उसी तरीके से है, लेकिन ऐसे भी एडिटोरियल है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, तो उन पर हम नज़र डालेंगे। उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, बहुत सारे जीएस 1 2 3 4 आपको सभी देखने को मिलेंगे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कोर्स है और इसीलिए काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम इंडियन एक्सप्रेस पर नज़र डालते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस पर नज़र डालने से पहले, इतनी बड़ी गैप क्यों गिरी, मतलब ऑलमोस्ट एक हफ्ते की गैप जो है वो देखने को मिली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। उसका कारण है, उसका कारण आपको इंस्टाग्राम पे पता चलेगा। तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि क्यों डिले हुआ था। न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो डिले क्यों हुआ, एक हफ्ता गैप क्यों गिरी। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, एकेडमिक साइड से अगर देखा जाए तो कोई भी आपको लॉस नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि अगर जो भी एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट छूटे हैं तो वो एडिटोरियल मैं कवर कर लूँगा आए दिनों में। तो इंडियन एक्सप्रेस पर नज़र डालते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट पेज जो हमें देखने को मिलता है एक्सप्लेन्ड सेक्शन का। एक्सप्लेन्ड सेक्शन में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट जो है उसमें यहाँ पर इनऑपरेबल क्यों बोला जा रहा है, तो इस पर हम यहाँ पर नज़र डालने वाले हैं। देन यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड कोविड। देखिए यहाँ पर एंटीबॉडीज आप सभी को पता है क्या होती है ना। तो यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इस पर हम शॉर्ट में नजर डालेंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज अगर आपको पता है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है समझने में काफी दिक्कत नहीं जाएगी, तो इस पर हम यहाँ पर नजर डालेंगे। देन उसके बाद ये अगर हम देखते हैं तो ये वाला एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं एडिटोरियल पेज, तो एडिटोरियल पेज में दिल्ली सी ब्लाइंडनेस, इस पर हम नज़र डालेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो मेरीटाइम है, जो यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर चाइना का जो दबदबा बढ़ता जा रहा है, और उसी के साथ साथ जो रशिया है उसके द्वारा भी क्या कहा जा रहा है, यही सेम एडिटोरियल हमें द हिंदू में देखने को मिल रहा है। तो दोनों को मर्ज करके, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें रशिया फैक्टर नहीं, द हिंदू में रशिया फैक्टर के साथ ये चीज़ें बताई गई है, तो उस पर हम अच्छे तरीके से नजर डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर राइट टू वेलबींग। अब देखिए जैसे योगा है ना, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। योगा आप सभी को पता है कि हमने 1 वीक चैलेंज लिया था, जिसमें हम योगा जो है वो कर रहे थे, एक्सरसाइजेस कर रहे थे अलग अलग तरीके की। यूट्यूब पर मैं लाइव आ रहा था सुबह 6 बजे। तो क्या आप चाहते हो कि मैं फिर से वो 1 वीक चैलेंज जो है वो शुरू करूँ, और 1 वीक चैलेंज के तहत क्या हम फिर से जो हमारा कंसंट्रेशन है, जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, जो बढ़ाने की हमने कोशिश की थी, उसको क्या हम फिर से कंटिन्यू करें? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एग्री एक्सपोर्ट बास्केट। तो यहाँ पर ये सारी एडिटोरियल पर जाने के बजाय इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये वाली फिगर है, तो इस पर हम देखेंगे किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें जो है एक्सपोर्टिंग केस में देखने को मिल रही है।
देन अगेन ये अगर हम देखते हैं तो हमने देखा हुआ है, ये नहीं देखेंगे। देन अगेन वैक्सीन जेंडर गैप यहाँ पर आ रही है, ये हमने बहुत बार देखा हुआ है, तो इस पर भी हम नज़र नहीं डालेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, तो द हिंदू में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है ये वाला एडिटोरियल, जिसमें रशिया के संदर्भ से इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब इंडिया चाइना जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, वो भी मैरीटाइम पर्सपेक्टिव से, तो उस पर हम नजर डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर केरला नीड टू बजट फॉर द फ्यूचर, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, तो नेक्स्ट पेज में अगर हम देखें तो इसमें एक भी एडिटोरियल काम का नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फोकस ऑन कोविड डेथ, तो यही जो बोल बच्चन है पहले भी हमने देखा हुआ था, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से एडिटोरियल जो है वो आज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो एक एक एडिटोरियल पर नजर डालते हैं, अच्छे तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है ड्राफ्टिंग ओवरसाइट हैज मेड एनडीपीएस एक्ट टूथलेस इन अ की प्रोविजन। तो यहाँ पर क्या है, क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है त्रिपुरा हाई कोर्ट जो है, उन्होंने यहाँ पर डिस्कवर किया है ओवरसाइट ड्राफ्टिंग इन 2014 अमेंडमेंट्स। देखिए यहाँ पर एनडीपीएस जो है, एनडीपीएस एक्ट जो है, उसमें कुछ यहाँ पर अमेंडमेंट्स 2014 के देखने को मिले हैं, ठीक है, जिसने क्या किया है, अनइंटेंशनली जो प्रोविजंस है एक्ट में, स्पेशली अगर हम सेक्शन 27A देखते हैं, तो उसमें यहाँ पर इनऑपरेबल बना दिया है। मतलब यहाँ पर जो पनिशमेंट दी जाती है फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है ना, मतलब यहाँ पर जो है इलिसिट ट्रैफिकिंग जो होती है, जो गैर कानूनन ट्रैफिकिंग होती है, उसमें जो पनिशमेंट है इनऑपरेबल कर दी गई। तो ये कैसे हुआ, ये इंटेंशनली तो हो नहीं सकता है कि उसको इनऑपरेबल बना दिया जाए, उसको खारिज कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, जो भी पनिशमेंट है उसको खत्म कैसे किया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें अनइंटेंशनली यहाँ पर रेंडर हुआ है कुछ इस तरीके से कि वो यहाँ पर खारिज इनऑपरेबल हो गया है। अब ये कैसा हुआ है वो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो प्रोविजंस अगर हम देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंस साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ठीक है। तो ये अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले तो देखने को मिलता है कि ये जो नार्कोटिक्स ड्रग्स है एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है, उसके बारे में यहाँ पर बात करता है, और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर देता है। मतलब अभी अगर आपने रिसेंट टाइम्स में देखा हो, सुशांत सिंह राजपूत जो है, उन्होंने जब जो भी उनका केस हुआ, उसके बाद जो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ है वो ड्रग्स के केस में फंसे, तो उसके बाद यहाँ पर जो ड्रग्स है, मतलब नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया, सुर्खियों में आ गया, और इसीलिए इस पर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। तो इसमें सेक्शन 21A अगर हम देखते हैं इस एक्ट का, तो ये पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। यही एक्ट जो है, ये पनिशमेंट जो है, ये इनऑपरेबल हो रहा है ऐसा बताया जा रहा है, जो भी अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उसकी वजह से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर सेक्शन 27 जो है क्या करता है, पनिशमेंट देता है इलिसिट ट्रैफिकिंग। अगर आप फाइनेंस कर रहे हो इलिसिट ट्रैफिकिंग को, या फिर अगर आप हार्बर ऑफेंडर्स हो, तो यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, आपको यहाँ पर पनिश जो है वो किया जाता है। इतना क्लियर है। तो प्रोविजन जो है अगर हम जैसा का वैसा पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हु एवर इंडल्ज इन फाइनेंसिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी ऑफ द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज 1 to 5 ऑफ क्लॉज of section 2 or harbors any person engaged in any of the aforementioned activity shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years। 10 साल जो है वो यहाँ पर पनिशमेंट हो रही है, ये आप समझिए, but which may extend to 20 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh rupee but which may extend to 2 lakh rupee। मतलब यहाँ पर क्या है, 10 साल की पनिशमेंट जो है वो हो सकती है, लेकिन इसे एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ टर्म ऑफ 20 ईयर्स, एंड 1 लाख रुपए का जुर्माना फाइन जो है वो भी हो सकता है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर 2 लाख। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो प्रोविजंस है वो देखने को मिलते हैं। अब क्या हुआ है, ये इनऑपरेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे टेक्स्ट जो है प्रोविजन का, ये कहता है ऑफेंसेस मेंशन अंडर सेक्शन 2, ठीक है, 8A सब क्लॉज 14 आर पनिशेबल थ्रू सेक्शन 27A। मतलब पूरा खेल जो है ये यहाँ पर हो रहा है, ये जो टेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है इसमें पूरा खेला खेला जा रहा है। हाउएवर ये वाला अगर हम सेक्शन देखते हैं, सब क्लॉज अगर हम देखते हैं, ये ऑफ ऑफेंसेस डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर 14 अमेंडमेंट्स। मतलब वो जो है ना, वो जो बोला गया है हमारे आर्टिकल 370 में, जो बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट है, उनको ये पावर है कि वो स्पेशल स्टेटस
हटा सकते। ध्यान से देखिएगा 370 आर्टिकल में क्या बोला गया था कि जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, वो कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। बट लेकिन क्या प्रेसिडेंट खुद होकर हटा सकते हैं? नहीं, उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं, इसके बजाय हम यहाँ पर इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिडर करेंगे। अब लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड थी, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड मतलब प्रेसिडेंट्स रूल था, तो इसके जगह प्रेसिडेंट्स रूल मतलब प्रेसिडेंट को परमिशन किसकी लेनी थी? प्रेसिडेंट की, मतलब खुद की। और उन्होंने क्या किया? यहाँ पर हटा दिया स्पेशल स्टेटस, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि पनिशेबल जो है सेक्शन 2, इसके तहत पनिशेबल जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन सेक्शन 2 जो है वही यहाँ पर अमेंडमेंट की वजह से खत्म कर दिया गया। अब पनिशमेंट जो है वो भी इनऑपरेबल हो गई, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। सो सेक्शन 27A जो है ये पेनलाइज करता है ब्लैक लिस्ट और नॉन एग्जिस्टिंग प्रोविजन, ये यहाँ पर वर्चुअली इनऑपरेबल हो गया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो क्या है अमेंडमेंट, क्या है यहाँ पर, क्या किया गया है ऐसा? तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बेटर मेडिकल एक्सेस टू नार्कोटिक्स ड्रग्स, यहाँ पर क्या हुआ है, जो नार्कोटिक बेटर मेडिकल एक्सेस जो है उसके लिए यहाँ पर चेंजेस जो है हमें देखने को मिले हैं। रेगुलेशन जो है अंडर NDPS ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट, मतलब यहाँ पर क्या था, मैन्युफैक्चरर जो है ऑफ मॉर्फिन, ऑपोइड एनलॉक्स, ये यहाँ पर पेन किलर के तहत यूज़ करना डिफिकल्ट था, ड्रग्स को हॉस्पिटल्स के लिए यूज़ करना। इसलिए क्या था, देखिए क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब नार्कोटिक्स आप समझ लीजिए, जो यहाँ पर जो सब्सटेंसेस है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, मतलब क्या होता है कि वो एज ए ड्रग्स भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स मतलब जो हमारी मेडिसिन है उसको भी ड्रग्स कहा जाता है ना। तो वो क्या है, वो बुरी तरीके से भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका मेडिसिनल पर्पस भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली कि जो चीज़ें हैं, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल ये कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस को अगर लिया जाए तो ड्रग्स की तरह, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए नशे की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर इसको लिया जाए तो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब मेडिसिनल पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर इसका बैरियर्स लगा दिए जाएंगे कि इसको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, बराबर है। तो अगर इसमें पकड़ा गया कोई तो उसको क्या होगा, पनिशमेंट हो जाएगी। अब क्या हुआ, मेडिसिनल पर्पस के लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये बैरियर्स हमें हटा देने पड़ेंगे। ये बैरियर्स हटा दिए गए मतलब अगर कोई भी पकड़ा गया इसको ये करने में, वो बोलेगा मेडिसिनल पर्पस के लिए हम जा रहे हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो परमिशन जो है, पनिशमेंट जो है वो नहीं होगी। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या हुआ कि इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो 2014 का अमेंडमेंट है इसने यहाँ पर स्टेट बैरियर्स हटा दिए ट्रांसपोर्ट के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, है ना। क्लासिफाइड किया गया एज एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग, यहाँ पर सेंट्रलाइज कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये एक अगर ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है तो गैर कानूनन उसको, क्योंकि ट्रैफिकिंग बोल रहे थे ना, इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है ना, हमने देखा था कि वो जो सेक्शन है वो बोलता है कि अगर ट्रैफिकिंग हो रहा है, उसमें फाइनेंसिंग हो रही है, तो आपको पनिशमेंट जो है वो हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर इलीगल ट्रैफिकिंग होगी ही क्यों? लीगली वो बैरियर हटा दिया गया है, लीगली अब आप ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो, तो क्यों होगा, आसान शब्दों में समझने के लिए। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके तहत ये इनऑपरेबल हो गया है, ऐसा बोला जा रहा है। अब क्या है, दिस वॉज डन बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग प्रोविजन सेक्शन 2, यहाँ पर किया गया नार्कोटिक ड्रग, और फिर सेक्शन 9 जो है वो भी लगाया गया, जहां पर मैन्युफैक्चर, पोजीशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट, सेल, परचेज, कंजम्पशन जो है एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग का, वो यहाँ पर कर दिया गया और इसे डाल दिया गया एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो सेक्शन था हमारा वो यहाँ पर कंप्लीटली इनऑपरेबल हो गया, मतलब वो सेक्शन ही यूज नहीं हो रहा है ना, ऐसी चीज हो गई हो। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, सबसे पहले तो एंटीबॉडीज क्या होती है। देखिए हमारे शरीर में जो ह्यूमन सेल है उसमें इस तरीके से रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस तरीके का रिसेप्टर है ना, ये पूरा रिसेप्टर है ऐसा। अब कोरोना वायरस जो है वो होता क्या था, कोरोना वायरस के ऐसे क्रोन बाहर निकले हुए थे, तो वो कैसे थे, वो कुछ इस तरीके से थे, है ना, इस तरीके के थे। अब ये क्या हो रहा था, ये जो कोरोना वायरस का है, ये यहाँ पर पूरा गोला है वो कोरोना वायरस का, है ना। ये जो है, ये जो बाहर निकले हुए, ये क्या होते थे, यहाँ पर रिसेप्टर को अटैच होते थे। रिसेप्टर को अटैच हो गए, ये क्या बोलता था, हाँ मतलब वो होता है ना कि हम जो ये होते हैं खेलने का खिलौना होता है कि एक दूसरे में वो घुसाना होता है ना। फिर वो हम कोई भी चीज़ तैयार कर सकते, घर तैयार कर सकते हैं, कुछ भी तैयार कर सकते हैं।
तो उस तरीके का है कि हाँ ये इसके अंदर घुस गया, मतलब ये एकदम सही है। उसी तरीके से जो हमारा रिसेप्टर है वो ये सोचता है कि हाँ यार ये यहाँ पर आ गया है ना, तो अब इसको अंदर ले लो, ये हमारा सही ऑथेंटिक है। तो ये क्या होता था यहाँ पर, जैसे कोरोना वायरस का ये चिपक गया यहाँ पर, ये इसको अंदर ले लिया, सेल के अंदर एक बार चला गया तो कोरोना वायरस तो रेप्लिकेट होना, ये होना वो होना, वो शुरू हो जाता था, वो आप सभी को पता है। तो अब यहाँ पर जो एंटीबॉडीज है वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज कुछ इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पर ये जो इसका है जहाँ से वो रिसेप्टर को चिपकता है उसको यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं चिपक के, है ना। मतलब सभी जगहों पर यहाँ पर एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाती है, एंटीबॉडीज यहाँ पर इसको चिपक जाती है, जिससे कि अब इसको रिसेप्टर को चिपकने को कुछ चांस ही नहीं है। रिसेप्टर को अगर वो चिपकेगा नहीं कोरोना वायरस का क्रोन, तो फिर वो अंदर जाएगा नहीं, है ना। तो ये पूरा हमें मसला जो है वो देखने को मिल रहा था। वैक्सीन जो है, वैक्सीन भी क्या करती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो तैयार करती है। अब ये एंटीबॉडीज जो है ये तैयार कौन कर रहा है, हमारा शरीर, हमारी बॉडी ये एंटीबॉडीज को तैयार कर रही है। अब आप सोचिए कि जो एंटीबॉडीज है इसी को अगर हम क्लोन करके आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज डाल दिए तो क्या होगा, है ना। ये क्या हो रहा है, ये हमारे शरीर एंटीबॉडीज तैयार करे, शरीर एंटीबॉडीज कुछ टाइम के बाद तैयार करती है। जैसे कि अगर हमने वैक्सीन लिया, है ना, 84 डेज क्यों बताया जा रहा है, वही कारण है कि एंटीबॉडीज जो बनने में टाइम लगता है। कोई भी अगर हमारे शरीर में वायरस जा रहा है तो उस वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती है उसको बनने में कुछ वक्त लगता है, हो सकता है 5 दिन लगे, हो सकता है 10 दिन लगे। तो ऐसा होता है, फिर वो एंटीबॉडीज जो है वो तैयार होती है, एंटीबॉडीज फिर फाइट करती है उस वायरस से। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि उस एंटीबॉडी को ही क्लोन कर ले, और वो जो एंटीबॉडी क्लोन की हो तो फर्स्ट डे से हम इंसर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट डे से हम डाल सकते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। समझ में आ गया। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेसिकली क्या है, ये जो एंटीबॉडी हमारा शरीर तैयार करता है नेचुरली, आर्टिफिशियली ऐसे एंटीबॉडीज जो है वो इंसर्ट कर दी जाए हमारे शरीर में। अब ये अलग है प्लाज्मा से। प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली क्या है कि जो एंटीबॉडी बना हुआ खून है उसको डाला जा रहा है, जो नेचुरली एंटीबॉडी बना हुआ खून है वो डाला जा रहा है हमारे शरीर में। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एंटीबॉडीज को ही क्लोन किया जा रहा है, जिससे कि एंटीबॉडीज जाकर ये क्या होगी, इसको पूरा ब्लॉक कर देगी। समझ में आ गया। तो यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली, इसके अलावा और कोई भी डिटेल में आपको यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है, फालतू में पीएचडी नहीं करना। अब हम यहाँ पर आते हैं एग्री एक्सपोर्ट बास्केट में। अब देखिए क्या है कि आपको ट्रेंड जो है इसमें पता रहना चाहिए। ट्रेंड्स अक्सर आपको पूछते हैं, या फिर सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट किया जा रहा है ये आपको पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर के मामले में। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एग्री एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो इस तरीके कुछ हमें देखने को मिलता है। यूपीए एंड एनडीए गवर्नमेंट 2014 से एनडीए गवर्नमेंट, तो इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ पर बढ़ चढ़ा चढ़ा चढ़ा, उतरा उतरा उतरा, चढ़ा चढ़ा एंड चढ़ा, ठीक है। ये इस तरीके एग्री एक्सपोर्ट एंड देन एग्री इंपोर्ट अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर कम ही रखा गया है, ठीक है। ये चीज दोनों गवर्नमेंट के मुकाबले है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ट्रेंड पता रहना चाहिए। लास्ट डिकेड बोलिए, है ना, तो बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं एग्री एक्सपोर्ट, तो ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है, या फिर बहुत सडनली इंक्रीज हो गया, सडनली डिक्रीज हो गया है। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए, ये कोई इंक्रीज डिक्रीज चलता रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंक्रीज ही हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिक्रीज ही हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज चलता रहा है। एंड सेम गोज फॉर इम्पोर्ट ऑल्सो। हाँ, इम्पोर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि कुछ टाइम में यहाँ पर डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिला है। स्लाइट इंक्रीज हुआ है लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है मोस्टली हमें देखने को मिला है। तो ऐसा आप इम्पोर्ट के बारे में बोल सकते हो। देन यहाँ पर एग्री एक्सपोर्ट अगर हम इंडिया से देखते हैं 20-21 के लिए, तो इसमें हमें देखने को मिलता है राइस, देन मरीन प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, बफेलो मीट, शुगर, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। और क्या क्या कितना कितना होता है यहाँ पर आप पूरा का पूरा अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि क्या है कि ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आंकड़े बस पता रखिए आप, मतलब राइस, मरीन प्रोडक्ट जो है ना, देन स्पाइसेस जो है, देन बफेलो मीट। तो इस तरीके से आपको बस इतना पता रहना चाहिए। बाकी अगर आपको नहीं भी पता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आपको बोला जा सकता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, जो हमारे एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कॉमरेड्स एंड देयर डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव। मतलब बेसिकली यहाँ पर रशिया के बारे में बात की जा रही है। देखिए इसके बारे में आपको पता ही है क्योंकि हमने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा की भी है, लेकिन स्टिल हम शॉर्ट में यहाँ पर जानेंगे। कॉन्टेक्स्ट है कि रशिया का अनक्रिटिकल एडवोकेसी जो है चाइना के ग्लोबल विजन के लिए यहाँ पर इंडिया को काफ़ी कंपाउंडेड फील करा रहा है। क्या है कि सीधी सीधी बात है, यहाँ पर है रशिया, यहाँ पर है चाइना एंड यहाँ पर है इंडिया। अब हो क्या रहा है, इंडिया और रशिया काफ़ी अच्छे रिलेशन, इंडिया एंड चाइना बुरे रिलेशन, है ना। इनके क्या है, बुरे रिलेशन है, इनके अच्छे रिलेशन है।
एंड अगर हम रशिया एंड चाइना देखते हैं तो इनके भी अच्छे रिलेशन हैं। अब रिसेंट टाइम्स में मैं पूरा आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव दे देता हूँ कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, जिससे कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर चल क्या रहा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो इंडिया रशिया के जो रिलेशन है जो इतने अच्छे हमें देखने को मिल रहे थे, क्यों रिलेशन अच्छे क्यों होते हैं, उसके तीन फैक्टर्स होते हैं। तीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो होता है पॉलिटिकल, दूसरा होता है सोशल एंड तीसरा होता है इकोनॉमिकल, है ना। तो ये तीन ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है वो अच्छे या बुरे होते हैं। अगर पॉलिटिकल पॉलिटिकल मतलब क्या है? आइडियोलॉजी। अब यूएसए डोनाल्ड ट्रंप, है ना, एंड इंडिया में बीजेपी, आइडियोलॉजी सेम। उसकी वजह से क्या होता है कि रिलेशन जो है अपने आप अच्छे हो ही जाते हैं। उसमें इकोनॉमिकल रिलेशंस अगर आप देखोगे तो सबसे सबसे ज़्यादा वेट अगर मैं दूं तो इकोनॉमिकल रिलेशन को दूंगा। कोई कंट्री के साथ हमारे अगर बहुत बुरे सोशल या पॉलिटिकल रिलेशन, लेकिन इकोनॉमिकली हम अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है या फिर दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो उन कंट्रीज के बीच में रिलेशन जो है वो अच्छे रहेंगे ही रहेंगे। अगर इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम है तो फिर वहां पर रिलेशन जो है पॉलिटिकली कितनी भी अच्छे रहे, लेकिन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो यूएसए और इंडिया, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो है वो चल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला जा रहा था कि मोस्ट प्रिफर्ड नेशन बोलिए, या फिर बोला जा रहा था कि यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटीज है बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। लेकिन फिर भी हमारे पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे रहने की वजह से यूएसए के साथ हमारे रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे रहे, आइडियोलॉजी सेम थी। एंड सोशल अगर हम देखते हैं तो नेपाल बोलिए, भूटान बोलिए, है ना, तो वहां पर हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे रहते हैं। हालांकि अभी नेपाल के साथ कुछ खटास चल रही है, लेकिन स्टिल सोशल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वहां पर काफी ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा डायस्पोरा जो है हमें देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से क्या है कि वहां पर रिलेशन जो है वो अच्छे मेंटेन रहता है। कहीं कहीं पर है इकोनॉमी जो है, जैसे रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, तो क्या होता है कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो वहां पर रिलेशन जो है हमारे अच्छे रहते हैं। इवन मैं चाइना को भी इसमें इंक्लूड करूंगा, हालांकि रिलेशन जो है पॉलिटिकल सिनारियो में बोलिए, सोशल सिनारियो में बोलिए बहुत खराब है, लेकिन हमारा इकोनॉमिकल रिलेशन ऐसा है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर सकता है। चाइना खासकर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा रिलेशन हमारे हैं, इतना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इंडिया अगर आप देखोगे रशिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशन काफी अच्छे हैं, बहुत ज्यादा डिफेंस मटेरियल हम खरीदते थे। अब रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, फ्रांस बोलिए, इसराइल बोलिए, यूएसए बोलिए, हम स्विच हो गए। हमने यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, वो यहाँ पर हम दूसरी जगहों से भी ले रहे हैं। ये हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या है, चाइना और इंडिया की जो रिलेशन है खराब हो रहे हैं, तो रशिया यहाँ पर मीडिएटर का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के साथ उसके अच्छे रिलेशन है, लेकिन वो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर रहा है। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो पुतिन है उसके द्वारा ये बोला गया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो दोनों के कंट्रीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा यही आता है कि क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे। पहला यहाँ पर क्वाड फैक्टर हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है, यहाँ पर रिमार्क जो है वो हो सकता है कि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल या फिर क्वाड जो है, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से यूएसए के साथ रशिया की नहीं पड़ती है ना। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले नहीं जा रहा था, लेकिन फिर वो भी एंटर कर लिया, जहाँ पर चाइना जो उसको काफ़ी बुरा लगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो क्वाड एक फैक्टर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर रशिया जो है वो इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा है ना। यहाँ पर एम कर रहा है कि यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, किसका? चाइना का जो इंडो पैसिफिक रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, उसको यहाँ पर कम किया जाए। उसी के साथ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया जो है वो बाय कर रहा है अलग अलग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, इसराइल बोलिए, फ्रांस बोलिए, वहां से, है ना। और दोनों ही इंडिया को टेक्नोलॉजी जो है वो सेल कर रहे हैं। इंडिया का जो कोऑपरेशन है यूएसए के साथ वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया है रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें। तो यहाँ पर रशिया को ऐसा लग रहा है कि यार इंडिया जो है उसको अब जरूरत नहीं लग रही है, इंडिया अब दूर जा रहा है, तो इससे बेटर है कि हम यहाँ पर जो चाइना है, जो हमारा एक अलाय बना हुआ है, उसको हम यहाँ पर ना खोए। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी पर्सपेक्टिव। और ग्लोबल सिनारियो में अगर हम देखें इंडो पैसिफिक रीजन, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिनारियो है, जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो देखने को मिलता है। और बाकी जो न्यूज़ एनालिसिस है वो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।